हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम मानव पाचन तंत्र की बात कर रहे थे और मानव पाचन तंत्र में हम पाचन की क्रियाविधि की बात कर रहे थे। तो हमने कल देखा था कि जो हमने फूड खाया था, भोजन किया, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन थे। तो हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हम कल मुख्य गुहिका में और आमाशय में पाचन की बात कर ली थी। अब हम तीसरी हेडिंग लगाएंगे। अब कहाँ जा रहे हैं हम? छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन। देखिए दोस्तों, आमाशय में हमने भोजन को क्या कहा था? कायम या चायन कह दिया था। कैसे भोजन को? जो कैसा है, अर्ध तरल है और अर्ध पचित है। अर्ध तरल और अर्ध पचित भोजन। अब धीरे धीरे आमाशय जो है, ये मैंने आमाशय बनाया। अब आमाशय से ये भोजन, यहाँ पे स्फिंक्टर है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, पाइलोरिक कपाट। तो इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से होकर कायम धीरे धीरे करके कहाँ एंट्री करेगा? ग्रहणी में एंट्री करेगा। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी, या इसको ड्योडिनम कहते हैं। छोटी आंत का पहला भाग ए से लिख देता हूँ, स्मॉल ए से। तो ग्रहणी या ड्योडिनम सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करता है। किस रूप में? अर्धपचित और अर्ध तरल भोजन के रूप में एंट्री करता है, जिसे हम कायम कहते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो ग्रहणी या ड्योडिनम है, वहाँ पर देखो, एक तो पित्तरस आता है और दूसरा यहाँ पर क्या आता है? अग्नाशयी रस आता है। और तीसरी क्रिया होती है यहाँ पर, जो छोटी आंत है उसके भी कुछ पाचक एंजाइम है। तो तीन चीजें ना, तीन प्रकार के रस या एंजाइम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ये छोटी आंत या ग्रहणी में पाचन की क्रिया सबसे जटिल होती है ना। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले। चलो, तो सबसे पहले मैं पित्त रस द्वारा पाचन की बात करूंगा। इसके द्वारा सबसे पहले जो पित्ताशय से आ रहा है या यकृत से जो पित्त रस आ रहा है, उससे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जिस बच्चे ने पहले का लेक्चर नहीं देखा है, कल वाला, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। तभी बात समझ में आएगी कौन सा भोजन कहाँ से कैसे पचा, किसका आंशिक पाचन हुआ, कहाँ पर हुआ। हमने बात की थी तो कार्बोहाइड्रेट का 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुख्य गुहिका में होता है। उसके बाद क्या बनता है? स्टार्च से क्या बनता है? माल्टोज। और वो माल्टोज कहाँ एंट्री करती रहती है? ग्रशिका से आमाशय में आती है और आमाशय से अब कहाँ जाएगी? वो ड्योडिनम वाले भाग में आ जाएगी। इसी प्रकार प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। किसके रूप में आ रहा है प्रोटीन? प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड के रूप में आ रहा है। और उसके बाद हमने बात की थी, जो मक्खन की वसा होती है उसका पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है? आमाशय में हो जाता है। और जो थोड़ी बहुत वसा थी वो भी अब कहाँ आ रही है? यहाँ ग्रहणी वाले भाग में या ड्योडिनम वाले भाग में एंट्री करती है। तो देखिए, ग्रहणी या ड्योडिनम में पाचन, तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पित्त रस द्वारा पाचन। किसके द्वारा? पित्त रस द्वारा पाचन। कहाँ पर? छोटी आंत में। पहली हेडिंग लगा दी हमने, पित्त रस द्वारा ग्रहणी में पाचन। अब पित्त रस कहाँ से आता है? लीवर से, यानी यकृत से आता है। और वो यकृत की हिपेटोसाइट सेल्स द्वारा स्रावित होता है। हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में बात की है। फिर मैं एक बार नाम लिख देता हूँ। हिपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं, यकृत कोशिकाएं इनको हिंदी में कहा जाता है, यकृत सेल्स, यकृत कोशिकाएं। तो इन हेपेटोसाइट्स द्वारा किसका स्त्रवण होता है? पित्त रस का। पित्त रस का स्त्रवण होता है, जिसे इंग्लिश में वाइल जूस कहा जाता है। और हमने पूरे डक्ट सिस्टम की इसकी बात कर ली थी कि यहाँ से एक डक्ट आती है, अग्नाशय के साथ मिलकर ग्रहणी वाले भाग में ओडाई की अवरोधनी द्वारा खुलती है। तो वाइल जूस जो है, इसका संगठन, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, इसके बारे में हमने बात कर ली थी पिछले लेक्चर्स में। यहाँ पर मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इसमें अब इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। इस पित्त रस में
कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है क्या, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं है। इसमें केवल क्या है, इसमें केवल पित्तरस में केवल वसा का पाइशीकरण होता है पित्तरस द्वारा, वसा का पाइशीकरण जिसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। इमल्सिफिकेशन जो पित्तरस है वो केवल क्या काम करेगा, वसा का पाइशीकरण करेगा। पित्तरस केवल किस पर अटैक करता है, किस पर कार्य करेगा, आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ वसा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर पित्तरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वसा का पाइशीकरण क्या है, वसा का पाइशीकरण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो ये है, कोई पाचक एंजाइम नहीं है, क्या करता है इसका काम पित्तरस का, वसा का पाइशीकरण। मान लीजिए ये कोई वसा है, वसा का अणु है, तो ये इतना बड़ा है। अब हमारा पाचन तंत्र क्या क्या है, इसको तोड़ता है। तो इसको तोड़ने में, वसा को तोड़ने में कौन, पित्तरस भाग लेता है। तो इस वसा को इस पित्तरस द्वारा तोड़ा जाएगा और इनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ दिया जाता है। ऐसे कैसे टूटा वो अभी बात करेंगे, कैसे तोड़ेगा ये पित्तरस मिलकर। लेकिन वसा की जो बड़ी गोलिका है उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाइशीकरण। इस क्रिया को कहते हैं पाइशीकरण, यानी कि बड़ी वसा बूंद का छोटी छोटी बूंदों में बदलना क्या कहलाता है, पाइशीकरण कहलाता है। अब देखिए इसमें एक पित्तरस प्लस लेसिथीन एक और वर्णक काम करता है पाइशीकरण के लिए, लेसिथीन पदार्थ। तो ये दोनों पदार्थ क्या करते हैं, अब कैसे ये क्रिया होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो पित्तरस के पित्त लवण है, पित्तरस में कौन उपस्थित है, पित्त लवण उपस्थित है, प्लस कौन उपस्थित है, लेसिथीन, है ना। कौन कौन उपस्थित हैं इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी। जैसे कि पित्त लवण के बाद पित्त वर्णक भी होंगे, बिलीरुबिन और बिलीवर्णिन, तो उनकी बात हमें यहाँ पर नहीं करनी है। तो पित्त लवण और लेसिथीन क्या करते हैं, इनका दोनों का एक भाग कैसा होगा, एक भाग होता है ध्रुवीय, एक भाग तो ध्रुवीय होता है और एक भाग होता है इनका अध्रुवीय। तो मान लो ये बड़ी वसा की गोलिका है, तो इनका अध्रुवीय भाग किसका, पित्त लवण और लेसिथिन का, ऐसे ये अध्रुवीय भाग है मान लो। तो इनका जो अध्रुवीय भाग है वो कहाँ घुला हुआ होगा या किससे जुड़ा हुआ होगा, ये जुड़ा होगा कहाँ, इस वसा कणिका या वसा के जो कण हैं उसमें अंदर धसा हुआ होता है कौन, अध्रुवीय भाग। अध्रुवीय भाग ऐसे हम याद कर सकते हैं, अध्रुवीय भाग कहाँ होगा, अंदर की ओर, किसमें, वसा की कणिका में। और जो ध्रुवीय भाग होता है वो बाहर की ओर होता है। तो ये कौन सा भाग हो गया, ध्रुवीय भाग। इतना क्लियर है कि वसा गोलिका जो है, वसा की बड़ी बूंद जो है उसको पित्त लवण और लेसिथिन इस प्रकार से घेर लेते हैं कि इनका अध्रुवीय भाग वसा में विलय होता है और ध्रुवीय भाग जल में विलय होता है। कैसे कि यहाँ पर हमारी क्या होगी, छोटी आंत होगी, ग्रहणी वाला पार्ट। तो ये जो वसा गोलिका है, ये भोजन चारों तरफ इसको घेरे हुए, भोजन कैसा होगा, नम होगा, गीला होगा, किसके कारण, जल के कारण। ऑफ कोर्स क्योंकि म्यूकस आता है, म्यूकस में क्या होता है, जल। तो ये क्या करता है, अब इसको घेर लिया, घेरने के बाद क्या होता है, इसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कम हो जाती है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इस सरफेस टेंशन को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आप पढ़ेंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। पृष्ठ तनाव वो होता है कि जिसके कारण जो जल की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं और जितने भी पात्र होते हैं जल को रखने के लिए या भरने के लिए वो अधिकांश गोल बनाई जाती हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण जो जल की बूंद होती है वो अपने आप खुद को गोल आकार में बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ये बड़ी जो वसा की बूंदें हैं वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं, जिनके चारों तरफ ये पित्तरस उपस्थित होगा। बस इस क्रिया को कहते हैं पाइशीकरण। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वसा के पाइशीकरण को समझाइए। तो सिंपल सी बात है, ये पित्त लवण और लेसिथिन इनके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, इनमें एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय। अध्रुवीय भाग वसा की गोलिका के अंदर विलय होता है, ऐसे हमने याद किया अंदर, और जो ध्रुवीय भाग होता है वो बाहर जल में विलय होता है। तो इस क्रिया के कारण पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो वसा की बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है।
इस क्रिया को कहते हैं पाइशीकरण। यानी कि मैं एक रिएक्शन बना सकता हूं, क्या, वसा प्लस पित्त या पित्तरस पाइशीकरण की क्रिया द्वारा, पाइशीकरण की क्रिया द्वारा किस में बदल जाएगी, पाइशीकृत वसा में। किस में बदल जाएगी, पाइशीकृत वसा में। वसा प्लस पित्त पाइशीकृत वसा, यानी कि वसा का क्या हो गया है, वसा का पाइशीकरण कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो देखिए अब ये हुआ क्या, वसा को पित्त मिलाने से पाइशीकरण हुआ और क्या बनी, पाइशीकृत वसा। तो ये बनी क्यों बनाई है, पाइशीकृत वसा बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस पाइशीकृत जो वसा है उस पर अब जितने भी एंजाइम है वो तेजी से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, एकमात्र रीजन है कि इस पाइशीकृत वसा जो छोटी छोटी बूंदें हैं इसको जल्दी इसका जल्दी से पाचन किया जा सकता है, तो इस पर एंजाइम जल्दी क्रिया करेंगे जिससे पाचन की क्रिया भी जल्दी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले ली। वसा का पाचन या पित्तरस द्वारा पाचन यहाँ पे समाप्त होता है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, इसको हटा देता हूं। तो पित्तरस के बाद अब हम दूसरी क्रिया पर चलते हैं। पित्तरस ने क्या किया, केवल वसा पर अटैक किया और उस वसा की गुलिकाओं को किसमें चेंज कर दिया, पाइशीकृत वसा में। किसमें चेंज कर दिया, पाइशीकृत वसा में। अब चलिए, तो ये जो पित्तरस आ रहा था इसके बारे में बात हमने कर ली। यहाँ से नहीं आता, वैसे ये इधर से होकर यहाँ आता है, लेकिन हमने समझने के लिए अलग बनाया। अब यहाँ पर देखो अग्नाशय ग्रंथि होती है ऐसे, तो इस अग्नाशय ग्रंथि द्वारा पाचन, दूसरी हेडिंग लगाएंगे, अग्नाशय या अग्नाशय रस द्वारा पाचन। देखो अग्नाशय रस भी कहाँ एंट्री करता है, अग्नाशय रस भी एंट्री करता है ग्रहणी वाले या डोडिनम वाले भाग में। ये दोनों ही किसके द्वारा ओपन होती है, ग्रहणी में ऊडाई की अवरोधनी द्वारा। इतना क्लियर था। अब देखिए अग्नाशय रस में क्या होता है, लगभग 96% तो क्या होता है, इसमें जल होता है। सारे जो अग्नाशय रस मिलकर आ रहा है उसमें 96% क्या होगा, जल होगा। और इसमें सभी प्रकार के बहुत सारे एंजाइम होते हैं अग्नाशय रस में, इसलिए इसको पूर्ण पाचक एंजाइम या पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है, अग्नाशय रस को। क्यों, क्योंकि इसमें सभी को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले मैं इसके प्रोटीन पाचक एंजाइमों की बात करूंगा। प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या कहा है हमने, जो अग्नाशय रस में, उसमें बहुत सारे प्रकार के, यानी कि इसमें प्रोटीन को पचाने वाले, इसमें वसा को पचाने वाले, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो आ रही है उसको पचाने वाले सभी प्रकार के एंजाइम हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोटीन पाचक एंजाइम की, जो किसको पचाने वाले हैं, प्रोटीन को। तो इसमें जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो ट्रिप्सिनोजन है ना, निष्क्रिय रूप लिख रहा हूं मैं। ट्रिप्सिनोजन बाद में जब एक्टिव होगा या एक्टिवेट होगा तो इसमें ये किस में बदलेगा, ट्रिप्सिन में बदलेगा। अभी तक हमने केवल क्या नाम सुने थे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना, ऐसे। तो ये इसका निष्क्रिय रूप है और ये एक्टिव रूप है ना, निष्क्रिय, एक्टिव, सक्रिय। ट्रिप्सिनोजन के बाद आता है एक काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। ये किस में चेंज होगा, जब सक्रिय होगा, काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाएगा, है ना। ट्रिप्सिनोजन तो ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में। इसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेज या प्रो, निष्क्रिय फॉर्म प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो इसमें से क्या हटाना है, प्रो, किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये 3 एंजाइम हैं जो मेन है, और इनके अलावा एक और काम आता है इलेस्टीज। निष्क्रिय फॉर्म इसकी प्रो इलेस्टीज है और ये किस में चेंज हो जाएगा, इलेस्टीज में। चलिए, तो ये 4, अच्छा इसका कोई विशेष काम नहीं है, ये केवल जो भोजन के इलास्टिन तंतु होते हैं ना, इलास्टिन तंतु, उन तंतुओं को लिख देता हूँ, उन तंतुओं को पचाने का काम करता है प्रो इलास्टीज, है ना। प्रो इलास्टीज किस में चेंज हो जाएगा, सक्रिय होने के बाद इलास्टीज में। अभी इनके बारे में बात करेंगे कि किसने किसको एक्टिव किया, लेकिन याद क्या रखना है, प्रो इलास्टीज इलास्टीज में चेंज होने वाला है और ये इसका काम क्या है, केवल इलास्टिन तंतुओं को
पचाना। अब देखिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है जो किसमें चेंज होगा बाद में, ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज किसमें, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में चेंज होने वाले हैं। तो देखिए अब ये सारे प्रोटीन पाचक एंजाइम वो कहाँ से रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि से आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे रस या पाचक एंजाइम आ रहे हैं, लेकिन अभी पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम की। बाद में दूसरों की बात करेंगे। अब देखो कौन किसको जगाएगा, तो देखो इसको हटा देता हूं मैं, ये सभी सोने वाले और ये बाद में जागने वाले हैं। तो देखो अब हमारी जो आरबीएससी है वो इनको जगाने का काम नहीं बताती कौन किसको जगा रहा है, मतलब इनको तो जगाएंगे, लेकिन इन सबको जगाने कौन जा रहा है भाई, ये तो इसमें जागने वाले हैं, इनको जगाने वाला यहाँ तो आएगा। लेकिन जैसे मान लो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एंजाइम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आने और यहाँ पे आना भी चाहते हैं, क्यों, पचाने के लिए भोजन को। लेकिन एनसीईआरटी ये एक बात ये बताती है कि यहाँ से एक एंजाइम या हार्मोन यहाँ से यहाँ जाता है पहले इनको जगाने के लिए। किनको, इनको जगाने के लिए कि चलो हमारा फूड आ गया है और हमें अब पचाने जाना है। तो उसको हमारी आरबीएससी नहीं बताती। यहाँ पर 3-4 क्रियाएं होती हैं, देखिए कौन कौन सी मैं बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में दी हुई है। कि यहाँ से सबसे पहले एक एंजाइम जाता है यकृत को जगाने के लिए कि भैया अपना रस छोड़ो। दूसरा एंजाइम आमाशय को कहने जाता है कि बस अब पेप्सिन और तो तेरे जो एंजाइम थे उनको बंद कर दे। अगला तीसरा यहाँ जाता है कि भाई चलो तेरा काम चालू कर, है ना। और चौथा एंजाइम जाता है यहाँ पर जो आंत की जो कोशिकाएं एंटीरोसाइट सेल्स उनको जगाने के लिए तुम्हारा भी काम शुरू होने वाला है। तो 4 तो ये मेन हार्मोन जाते हैं यहाँ से, एंजाइम नहीं जाते, हार्मोन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन सबको जगाते हैं। तो आरबीएससी उन सब के बारे में हमें नहीं बताती है, इन सब के नाम भी मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है। तो मैं सीधी क्या बात करता हूँ कि यहाँ से ऑटोमेटिक आ गई ये, हालांकि ऑटोमेटिक नहीं आते हैं, इनको पहले कोई इस तरह भी, जैसे मैसेंजर जाता है कि भैया जागो, है ना। तो यहाँ पर भी वो मैसेंजर का नाम नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधे इनको क्या बता देता हूँ कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रो इलेस्टेज ये चारों यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही ये तीनों चारों निष्क्रिय फॉर्म में, मैं यहाँ लिख देता हूँ वो कौन सा था, प्रो इलेस्टेज। तो इन चारों को यहाँ पर जब आते हैं तो इनको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। जैसे ये एंट्री करते हैं ना तो उनको जगा देता है। देखो मैं नाम लिखता हूँ, 1 मिनट, एंटेरोकाइनेज। अभी समझ में आ जाएगी सारी बात। क्या नाम है इसका, एंटेरोकाइनेज। यानी कि जैसे ही ये चारों निष्क्रिय रूप में एंट्री करते हैं तो काइनेज का मतलब अब देखो क्या होता है, एंटेरो मतलब एंट्री हो गई किसकी, अग्नाशयी रसों की पाचक एंजाइम होगी या प्रोटीन पाचक एंजाइम होगी। तो एंटेरो यानी एंट्री, काइनेज का मतलब होता है काटना, यानी कि ट्रिप्सिनोजन में से ओजन काट दो, है ना। काइमोट्रिप्सिनोजन में से भी ओजन काट दो, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में से प्रो काट दो और प्रो इलेस्टेज में से भी प्रो काट दो। काइनेज का मतलब होता है काटना, काइनेज का मतलब काटना। तो एंटेरोकाइनेज का काम क्या है कि इन निष्क्रिय एंजाइमों में से कुछ ना कुछ ऐसी चीज काटो कि वो जाग जाए। ठीक है, तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम सबसे पहले ये कहाँ बनता है, ये आंत में ही बनता है। इस ड्यूोडेनम वाले भाग में कहाँ गया, छोटी आंत का पहले भाग है ड्यूोडेनम, उसमें बनता है और इन सबको जगाने का काम करेगा, यानी इनको सबको काटने का काम कर देगा। एंटेरोकाइनेज नाम हो गया। हालांकि ये एंटेरोकाइनेज इन सबको नहीं जगाएगा, ये एक बात की बात है, लेकिन हमने क्या याद किया है, एंट्री करते ही काइनेज यानी इनको काटना शुरू कर देगा। तो एंटेरोकाइनेज सबसे पहले किसको काटता है, देखो सबसे पहले ये काटेगा ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज एंजाइम काटता है। तो ये कैसा है, निष्क्रिय है और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम है, तो ये किस में बदल देता है इसको, ट्रिप्सिन में। ठीक है, ये वाली बात आ गई। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज एंजाइम किस में बदल देता है, ट्रिप्सिन में। अब जैसे ही ये जागता है कि इसका काम हो गया इस एक को जगाना, इस एक को जगाने के बाद ये खुद जाएगा और इन सबको जगा देगा। ठीक है, यानी कि ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ और बाद में ये जाके सबको एक्टिवेट कर देगा। तो मैं एक साथ लिख देता हूं सारी रिएक्शन। सबसे पहले काइमो ट्रिप्सिनोजन
इसके बाद कौन है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके बाद प्रो इलेस्टेज, प्रो इलेस्टेज। इन तीनों को 1 2 3 इन तीनों को कौन एक्टिव करेगा, अब ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इन तीनों को एक्टिव करेगा, किस में बदलेगा, तो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा। इसके बाद प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल देगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और प्रो इलेस्टेज को इलेस्टेज में, ये लीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, देखो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन पाचन की, लेकिन अभी प्रोटीन का पाचन हुआ नहीं है, अभी तो केवल एंजाइम एक दूसरे को जगाने में लगे हुए हैं। क्या कहा हमने, ये 4 एंजाइम हैं यहाँ पर प्रोटीन पचाने के लिए, तो ये निष्क्रिय फॉर्म में आते हैं। निष्क्रिय फॉर्म में आने के कारण ये डायरेक्ट प्रोटीन प्रक्रिया नहीं कर सकती, तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। अब जगाने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, सबसे पहले एंटेरोकाइनेज, जो छोटी यहाँ पे बनता है, और यहाँ पर जब ये आते हैं तो इनको जगाने का काम सबसे पहले ये किसको जगाएगा, ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज जगाता है और ये ट्रिप्सिन में बदलता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ट्रिप्सिनोजन को कौन जगाता है, एंटेरोकाइनेज। किस में बदलेगा, ट्रिप्सिन में। ये तो क्लियर याद हो जाता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ये काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो इलेस्टेज इलेस्टेज, ये सबको याद होता है। लेकिन यहाँ पर भूल जाते हैं हम, यानी कि ये जो एंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन है यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट जैसे कहते हैं। एंटेरोकाइनेज के द्वारा इसको जगा दिया जाता है, और ट्रिप्सिन जब ये खुद एक्टिवेट हो जाता है तो बाकी के इनको सबको एक्टिवेट कर देता है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, 1 2 3 4 5। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना याद हुआ, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पे भी खचपच हो गई, इसको हटा देता हूं, दोबारा बना देते हैं इसको। ये लो, चलिए अब जो एंजाइम थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं, अब वो अपना काम पूरा करेंगे, यानी कि अपने काम पर वो लग जाएंगे। देखिए सबसे पहले अब याद करो कि हमने आमाशय में क्या पढ़ा था, कि आमाशय में एक एंजाइम होता है प्रोटीन पाचक, जिसका नाम था पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें तोड़ा था, उसने तोड़ा था, 3 चीजें बनाई थी, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, प्रोटीओज। तो वो तीनों चीजें अब यहां पर आ चुकी हैं। कौन कौन सी, एक तो पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टोन है और प्रोटीओज। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन और प्रोटीओज, इन तीनों चीजों को, हालांकि तीनों चीज क्या है, प्रोटीन के पार्ट हैं, तो इन तीनों को अब कौन सा एंजाइम काम में लेगा, अपन यहां पर ट्रिप्सिन और दूसरा काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम मिलकर कौन कौन से, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये देखो किस में बदलते हैं, ये बदलते हैं छोटे पॉलीपेप्टाइड में, छोटे पॉलीपेप्टाइड में। साथ में और क्या बनते हैं, डाई पेप्टाइड प्लस ट्राई पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड। तो देखो मैंने जैसा कि कल बताया, कल के लेक्चर में, कि हमारा पाचन तंत्र चीज़ों को बड़े आराम से मजे ले लेकर पहले छोटा करेगा, फिर और छोटा करेगा, फिर सबसे छोटा करेगा, और सबसे छोटा करने के बाद उसको वापस ब्लड में खींच लेगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन और प्रोटीओज, ये कहाँ बने थे, आमाशय में बने थे पेप्सिन के कारण। तो इनको अब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम किस में बदलने वाले हैं, छोटे पॉलीपेप्टाइड में, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड में। इतना क्लियर है। अब जो अगला एंजाइम था हमारा, कौन सा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, वो इन दोनों पर अटैक नहीं करता, इस पर अटैक करता है। तो मैं अगली रिएक्शन बनाता हूं, छोटे पॉलीपेप्टाइड, छोटे पॉलीपेप्टाइड पर कौन क्रिया करने वाला है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम इस छोटे पॉलीपेप्टाइड पर क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एमिनो एसिड प्लस डाईपेप्टाइड, एमिनो एसिड प्लस डाईपेप्टाइड।
तो एमिनो एसिड हमें फाइनली बनाना था, है ना, तो वो यहाँ पर बन चुका है। लेकिन अब डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, इन डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में क्या है, इनको और आगे जाके तोड़ा जाएगा। वो तीसरा हथौड़ा पड़ेगा जब टूटेगा। पहला हथौड़ा किसने मारा है, पितरस ने, केवल बसा पर। दूसरा हथौड़ा कौन मार रहा है, अग्नाशयरस। तो ये तो प्रोटीन पाचक एंजाइम थे। तो ये तो वो एक स्टार लगा के लिख देना कि वो इलास्टिज जो एंजाइम है, इलास्टिज, वो केवल इलास्टिन तंतुओं को पचाता है, इलास्टिन तंतुओं को या तंतुओं का पाचन करता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो ये हमारे हो गए प्रोटीन पाचक एंजाइम। इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। चलिए, तो ये तो प्रोटीन पाचक एंजाइम थे। अब याद रखना है हमें कौन आ रहा है आगे, प्रोटीन किसके रूप में आ रहा है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, है ना, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के रूप में आ रहा है। और जो थोड़े बहुत पॉलीपेप्टाइड बच जाएंगे वो आगे पचाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अग्नाशयरस द्वारा हम बात कर रहे हैं पाचन की। सबसे पहले हमने पढ़े थे इसमें प्रोटीन पाचक, है ना, प्रोटीन पाचक। अब हम दूसरे प्रकार के ला रहे हैं, वो हैं कौन से, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। और इसको कौन सा एमाइलेज कहेंगे, अग्नाशयी एमाइलेज, अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम। जो, और इसमें एक तीसरा और होता है, दोनों की बात कर लेते हैं। प्रोटीन पाचक हमने बात कर ली, एमाइलेज एंजाइम, और दूसरा आता है कौन सा, लाइपेज। उसको क्या कहेंगे, अग्नाशयी लाइपेज, अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम। देखो, एमाइलेज एंजाइम किस पर अटैक करता है, कार्बोहाइड्रेट पर। ये किस पर अटैक करता है, कार्बोहाइड्रेट पर। हमने कहा था कि मुख्य गुहिका में 30% कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन माल्टोज में हो जाता है, तो 70% बची, उसका पाचन कहाँ होता है, तो वो आमाशय में बिल्कुल नहीं हुआ। नोट लगा के लिखा था, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ग्रहणी वाले पार्ट में आए, इसके द्वारा भी नहीं हुआ, इसके द्वारा होता है। तो एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च क्या है, एक प्रकार की पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, या फिर एक प्रकार की क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कई श्रेणियों में बांटा है, मुख्यतः 4, कभी कभी कुछ किताबें 3 भी बताती हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और कुछ किताबें बताती हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। इसको कौन से एंजाइम, अग्नाशयी लाइपेज, तो अग्नाशयी लाइपेज, लाइपेज नहीं सॉरी, एमाइलेज, अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम किस में चेंज कर देता है, स्टार्च किस में टूटता है, माल्टोज में। और माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब इसमें 2 इकाइयां पड़ी हुई हैं, किस किस की, वो आगे बात करेंगे। चलो, तो ये अब देखो भाई, ये एक तगड़ा एंजाइम है, खतरनाक, तेज क्रिया करने वाला एंजाइम है, और लगभग आधे घंटे में सारी जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको पचा देता है, सारी कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। कितनी देर में, मात्र आधे घंटे में। 30 घंटे हो गया, मिनट कर दें, 30 मिनट, है ना, 30 घंटे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग आधे घंटे में इसको सारी स्टार्च जो है उसको पचा देता है। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट वाला। अब इसके बारे में बात करते हैं, अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, लाइपेज का मतलब होता है यहाँ पर लिपिड को पचाने वाला एंजाइम। तो लिपिड को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है, लाइपेज। तो देखो, अब लिपिड किसके रूप में आ रही है, पायशीकृत वसा के रूप में। किसके रूप में, पायशीकृत वसा के रूप में। भाई अभी हमने पितरस द्वारा पढ़ा था, तो वसा पर हथौड़ा मारा था, किसमें चेंज हो गई थी, पायशीकृत वसा में। तो जो अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम है वो किस पर क्रिया करने वाला है, पायशीकृत वसा पर। तो इसको एक ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है, कल भी बात की थी इसकी। इसको क्या कहा जाता है, वसा को या पायशीकृत वसा को, इसको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। तो इस पर अग्नाशयी लाइपेज क्रिया करता है और किसमें चेंज करता है, फैटी एसिड, वसा अम्ल या वसीय अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देता है। आगे हम इसको Mg, मोनोग्लिसराइड, नॉट महात्मा गांधी, है ना, क्या लिखेंगे इसको, Mg से लिखेंगे, जिसका मतलब होगा मोनोग्लिसराइड। तो पायशीकृत वसा को
यहाँ पर एंजाइम आएगा अग्नाशयी लाइपेज। अग्नाशयी लाइपेज किस में चेंज कर देगा? Fa एंड Mg, दोनों शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि जब हम वसा का अवशोषण पढ़ेंगे वहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना अग्नाशयी रस द्वारा पाचन, ये कंप्लीट हो गया इतना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलो अब इसको हटा देता हूँ। अब देखो लास्ट तीसरी चीज यहाँ पर ड्यूओडेनम में जो आ रही है वो है क्या चीज? तीसरी आंतरीय रस। आंतरीय रस द्वारा पाचन। इसके द्वारा आंतरीय रस, यानी कि ये आंत की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को एंटेरोसाइट कहते हैं। एंटेरोसाइट सेल्स या एंटेरोसाइट्स, ठीक है। आंत की कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा? एंटेरोसाइट कहा जाएगा। और इन एंटेरोसाइट द्वारा जो रस स्त्रावित होगा, रस, उसको क्या कहा जाता है? उसको सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। सक्कस एंटेरिकस, उसको क्या कहा जाता है? जो एंटेरोसाइट सेल्स द्वारा या आंत की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा जो रस निकाला गया है उसको सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्कस एंटेरिकस। जितने भी शब्द मिलाकर, जितने भी इसमें जो एंजाइम होंगे उनको सबको क्या कहा जाता है? सक्कस एंटेरिकस। और ये तीनों कैसी प्रकृति के हैं? तीनों क्षारीय प्रकृति के आ रहे हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं क्षारीय, क्षारीय प्रकृति, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार इस सक्कस एंटेरिकस या आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित है उन सब के नाम लिख देता हूं। पहला देखिए, पहला इसमें सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। देखो कैसे नाम बने। हमारी शर्करा जो होती है, शक्कर भी तो खाइए भाई खाने में, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सब को पचाने वाले एंजाइम कौन है? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, है ना। इसके बाद इरेप्सिन, ये एक प्रोटीन पाचक है, प्रोटीन पाचक। इसमें सारे रस हैं, इसको में भी सबको पचाने वाले हैं। इसमें तो शक्कर को, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, सबको। चौथा हो गया। इसके बाद पांचवा आता है लैक्टेज हो गया। हाँ, पांचवा क्या है? लाइपेज, आंतरीय लाइपेज, आंतरीय लाइपेज। इसके बाद पांचवे के बाद आता है छठा, कौन सा आता है? एमिनोपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज। याद करने में टाइम तो लगता है इनको। इसके बाद आता है डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज के बाद आता है न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। और नमा आता है न्यूक्लियोसाइडेज। तो सबसे पहले तो हमें ये 9 एंजाइम जो मेन है वो याद करने हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये तीनों क्या है? इस शर्करा का पाचन करने वाले हैं, शर्करा पाचक, है ना। इरेप्सिन, बिल्कुल छोटे छोटे अणु जो होंगे, जैसे कि डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इन पर अटैक करने वाला इरेप्सिन। लाइपेज लिपिड पर काम करेगा। एमिनोपेप्टाइडेज, जो डाइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड, उन पर ये भी अटैक करेगा, है ना। ये डाइपेप्टाइडेज पर अटैक करने वाला है ओनली। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड पर अटैक करेगा। और न्यूक्लियोसाइडेज, ये न्यूक्लियोसाइड पर अटैक करेगा। चलो, तो मैं अब इनकी एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सुक्रेज की। यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, इतनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देता हूँ मैं चाहूँ तो। इसको लिख लें पहले एक बार। एंटेरोसाइट सेल्स द्वारा रस कौन सा? सक्कस एंटेरिकस। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है सुक्रेज। तो सुक्रेज सुक्रोज को बदलता है। सुक्रेज एंजाइम किस में चेंज करता है? सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को किस में? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब देखो मैंने इसको कैसे याद कर रखा है। सुक्रोज S, ग्लूकोज G और F,
और आज क्या है, आज फ्रेंडशिप डे है, पता है सबको, नहीं होगा तो अब पता चल गया होगा। आज क्या है, फ्रेंडशिप डे। तो जरा फ्रेंड्स सुन लो, जरा फ्रेंड्स सुन लो। अब हाँ, जीएफ का मतलब तुम क्या निकालना चाहते हो वो तुम निकाल सकते हो, तुम्हारे संस्कार के ऊपर है, ठीक है। तो जीएफ सुन लो, जरा फ्रेंड्स सुन लो। आज के दिन के हिसाब से जरा फ्रेंड्स याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब इसके बाद आता है माल्टीज। तो माल्टीज किस पर अटैक करने वाला है, माई नहीं, माल्टूज पर। किस पर, माल्टीज एंजाइम माल्टूज पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम, माल्टीज। तो ये लिख दिया मैंने माल्टीज। तो माल्टीज एंजाइम के द्वारा किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसको कैसे याद किया है, जी माँ। एक नाटक आता है शायद स्टार भारत पे आता था, जी माँ, जी माँ। ग्लूकोज क्या बनाएगा, माल्टोज। क्लियर, भूलना नहीं है। जीएफ यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज बनाते हैं। जीएफ, जरा फ्रेंड्स सुन लो, सुक्रोज। जी ग्लूकोज किसमें, माल्टोज में। अब अगले में भी जी आने वाली है, लेकिन उसको जी माँ से याद नहीं करना है। अगला है अपने पास लैक्टेज। तो ये किसको चेंज करने वाला, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम, लैक्टोज शुगर है, ये तीनों ही शुगर है भाई। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम किस में चेंज करता है, पहली चीज तो वही आएगी, ग्लूकोज। और अब देखो इसमें जी लगा दूं मैं तो क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज। ये लो, क्लियर है इतना। ये दोनों तीनों, ये तीनों क्या है, एक डाइसैकेराइड है। ये तीनों क्या है, डाइसैकेराइड है। सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। ये तीनों क्या है, डाइसैकेराइड। और ये क्या है, मोनोसैकेराइड। और पाचन तंत्र में हमने क्या बात की थी, ये शुगर होगी उसको डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदल दिया जाएगा। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों डाइसैकेराइड हैं। तीनों किस में चेंज हो गई, अब तीनों मोनोसैकेराइड्स में चेंज हो गई। इन तीनों को लिख लें आप पहले, डाइसैकेराइड को हटा देता हूं। अब आगे चलते हैं, चलें इसको लिख लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे। अब मैं बात करने वाला हूं इरेप्सिन की। किसकी, इरेप्सिन की। तो इरेप्सिन किस पर अटैक करता है, प्रोटीन वाली पेप्टोन और प्रोटीज पर। पेप्टोन और जो प्रोटीज होंगे, इरेप्सिन किस पर, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, किस पर, पेप्टोन और प्रोटीज पर अटैक करता है। कौन, इरेप्सिन, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और ये इरेप्सिन जो है वो किस में, एमिनो एसिड में चेंज कर देगा सीधा। एमिनो एसिड कौन सा एंजाइम, इरेप्सिन। इसमें नोट लगा के एक चीज लिख लेना, नोट्स में नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है। इरेप्सिन केवल छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि पेप्टोन और प्रोटीज पर ही कार्य कर सकता है, बड़ी पर नहीं कर सकता है। तो इरेप्सिन क्या करेगा, ये पेप्टोन और प्रोटीज जो आगे से चल के आ रहे हैं उनको सीधा किस में चेंज कर देगा, एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। तो ये चार की बात हमने कर ली है। अब आंतरिक लाइपेज देखो किस पर, थोड़ा बहुत जो क्या है, पाइशीकृत वसा बच जाती है। पाइशीकृत वसा, भाई लाइपेज एंजाइम का एक ही फंडा है। लाइपेज में कौन सा शब्द छिपा है, लिपिड। तो हमेशा लाइपेज एंजाइम किस पर अटैक करेगा, लिपिड पर अटैक करेगा। तो आंतरिक जो लाइपेज है वो पाइशीकृत वसा पर क्रिया करेगा और किस में चेंज करेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। याद करो कल हमने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, वही चीज आज बनने वाली है, क्योंकि एंड में किस में चेंज हो जाती है सब चीज जिससे वो बनी है। जैसे मान लो अपन हड्डियों की बनी है ना, या ऐसे कहते हैं मिट्टी की बनी है। किसकी बनी, मिट्टी में। और एंड में किस में चेंज हो जानी, मिट्टी में। ऐसी ही बात है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से वसा बनती है और वसा एंड में किस में चेंज हो जाएगी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये हो गया पाइशीकृत वसा को किसने, आंतरिक लाइपेज एंजाइम ने किसमें तोड़ दिया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया है। लाइपेज की बात हो गई। अब देखो एमिनोपेप्टाइडेज, कौन सा एंजाइम, एमिनोपेप्टाइडेज। तो यहाँ पर कौन नहीं आया, पॉलीपेप्टाइड। तो ये पॉलीपेप्टाइड को, यहाँ पे पेप्टोन प्रोटीज दो आ गए, तीन चीजें बनती है वैसे नॉर्मली पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड है उसको एमिनोपेप्टाइडेज तोड़ता है किसमें, डाइपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड। डाइपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड कौन सा, एमिनोपेप्टाइडेज।
एमिनोपेप्टाइड देखते रहो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में और एमिनो एसिड में चेंज कर दिया। अगला कौन सा आता है? डाईपेप्टाइडेज, जो किस पर अटैक करने वाला? डाईपेप्टाइड पर। तो डाईपेप्टाइड पर कौन अटैक करेगा? डाईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज। तो डाईपेप्टाइड पर डाईपेप्टाइडेज अटैक करेगा और किस में चेंज कर देगा? ये चेंज कर देगा सीधा सीधा किसमें? एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन बिल्कुल अब टूट चुका है ना, 3 जगह टूटा है मिलकर प्रोटीन, तब जाकर किसमें चेंज होता है? एमिनो एसिड में। इसके बाद आता है न्यूक्लियोटाइडेज। तो नाम सुना होगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नाम सुना है? न्यूक्लियोटाइड नहीं सुना तो अभी बताऊंगा। तो न्यूक्लियोटाइड पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेगा और इसको किस में चेंज करता है? इसको ये चेंज करता है न्यूक्लियोसाइड में प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड जब भी टूटेगा किस में टूटेगा? न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड में और फॉस्फेट में, है ना। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड किसका बनता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का बना होता है। लास्ट बचता है हमारे पास न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये किस पर काम करेगा? न्यूक्लियोसाइड पर अटैक करेगा। कौन? न्यूक्लियोसाइडेज। और किस में चेंज करेगा? ये करेगा नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक में N2 क्षारक लिख रहा था शॉर्ट में, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। अब मैं 1 मिनट इसमें इंक डाल लेता हूँ, फिर आपको यहाँ से एक बार रिवीजन करवाता हूँ पॉज करके वीडियो को। चलिए दोस्तों, इंक डाल ली है। अब आप सोच रहे होंगे सर के पास एक ही मार्कर है। हाँ भाई, एक ही मार्कर है, अभी लाना पड़ेगा मुझे, बार बार क्या करता वीडियो पॉज करना पड़ता है इंक डालने के लिए। चलिए, 3 की बात हमने कर ली थी। अच्छा, पहले मैं इनको बता देता हूँ। देखो, डीएनए की संरचना अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर डीएनए की संरचना के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, नील बटा सन्नाटा हो, तो तुम्हें ये समझ में नहीं आया होगा। तो नील बटे सन्नाटा वालों क्या करना चाहिए तुम्हें? इसको ऐसे समझो। सबसे पहले एक नाइट्रोजनी क्षारक आता है, अपन जानते हैं डीएनए में ATCG, यानी एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो वो एक नाइट्रोजनी क्षारक आएगा प्लस पेंटोज शर्करा आएगी। पेंटोज शर्करा जो डीएनए में होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो वो दोनों मिलेंगे जब कौन कौन? नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा। ऐसे लिख देता हूं, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक है बेस, नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा कौन है? पेंटोज शुगर प्लस शुगर। तो BS दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। मैं इससे लिख रहा हूँ, साइड लिख देता हूँ केवल, न्यूक्लियोसाइड। जिसको नहीं पता है वो देखी, और जिसको पता है वो स्किप कर दें थोड़ा सा। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, पेंटोज शुगर, क्या बनाएंगे दोनों मिलकर? न्यूक्लियोसाइड। अब जब इस न्यूक्लियोसाइड में क्या मिल जाए? फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट्स ग्रुप जब मिल जाए तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं डीएनए। चलिए, तो यहाँ से उल्टा चलेंगे तो वही चीज़ बनेगी, और वहाँ से इधर चलेंगे तो वो भी वही चीज़ बन जाएगी। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षारक न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब मिला फॉस्फेट तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए, आरएनए। चलिए देखिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तो शुगर वाले हैं, समझा दिया था मैंने। अब जो पेप्टोन और प्रोटीज बचे हैं उनको इरेप्सिन, इसको याद रखना भैया, मैं इरेप्सिन को एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं, है ना। अब इसके साथ एक और चीज आती है पॉलीपेप्टाइड, उसको एमिनोपेप्टाइड किस में चेंज करता है? डाईपेप्टाइड और एमिनो एसिड में। अब ये जो डाईपेप्टाइड है, इस डाईपेप्टाइड को कौन डाईपेप्टाइड चेंज करता है? किसमें? तो एमिनो एसिड। एमिनो एसिड एंड में कौन बनता है? प्रोटीन पचता है तो एमिनो एसिड बनते हैं, जो हमारी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। हर एक सेल के कोशिका द्रव्य में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आगे समझेंगे मैं उसमें टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो टीआरएनए जो होता है, इनको पकड़ के लगाता है टीआरएनए। चलो, तो
तो ये हो गया प्रोटीन वाली। अब जो पाइशीकृत वसा थी, जो कुछ बच गई होगी पचने से, वो जो आंतरिक लाइपेज है उसके द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दी जाएगी, तोड़ दिया जाएगा। अब इसकी बात कर ली न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति में किसमें चेंज होने वाला, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड की उपस्थिति में नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा में चेंज होने वाला है। अब एक चीज और देख लो भाई, लास्ट जो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है आरबीएससी और एनसीईआरटी के बीच में, क्या नीट का क्वेश्चन है भाई, वो था कि निम्न में से आंतरिक रस का पार्ट नहीं है या कौन सा एंजाइम आंतरिक रस का भाग नहीं है, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज, इस पर हमारी बुक में एक भी लाइन नहीं है, मात्र सारणी में एक जगह लाइन दे रखी, सारणी में, जिसको हम पढ़ते ही नहीं है। न्यूक्लियेज हमारी बुक में यानी आरबीएसई धासु किताब आरबीएसई न्यूक्लियेज को क्या बताती है, आंतरिक रस का पार्ट, आंतरिक रस का पार्ट बता रही है। और ये कहाँ से बने बताती नहीं है किताब, आगे चलो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। तो न्यूक्लियेज आरबीएसई के अनुसार आंतरिक रस का पार्ट है, लेकिन यही न्यूक्लियेज एनसीईआरटी के अनुसार किसका पार्ट है, ये अग्नाशयी रस का पार्ट है, अग्नाशयी रस। केस मत कर देना भाई मेरे ऊपर, गलत पढ़ा दो एक तो एनसीईआरटी इसको अग्नाशयी रस का पार्ट बताती है। और ये किस पर काम करता है, न्यूक्लिक एसिड पर, डीएनए आरएनए किसमें चेंज करता है, न्यूक्लियोटाइड में। शटा, न्यूक्लियोटाइड लाइन खींच दी डिफरेंस। तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए आरएनए पर अटैक करता है, किसमें बदलेगा, न्यूक्लियोटाइड में। अब ये न्यूक्लियोटाइड आगे जाके बदलते हैं, इस लाइन को याद रखना है, कौन न्यूक्लियस, ये बात कन्फर्म क्लियर करनी है हमें। तो मैंने दोनों बात बता देती है। आरबीएससी में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मात्र एक समीकरण दे रखी है, तो मैंने उसको भी यहाँ पे पटक दिया उठा के, और एनसीईआरटी वाली लाइन भी मैं ले आया हूँ। तो क्वेश्चन ये था, आंतरिक रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है, तो पता नहीं कौन कौन से एंजाइम थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहे कौन कौन से ऑप्शन थे, मतलब हाँ उसमें आंसर दाई है, कौन सा, न्यूक्लियेज। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सारी पाचन की क्रिया समाप्त होती है, पाचन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद पच गया सारा भोजन, अब इसको क्या करेगा, खींचा जाएगा, पचाएगा फिर खींचेगा। खींचने का मतलब है अवशोषण, और अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में, मेन है ना। हालांकि आमाशय में भी होती है, क्या बात कर रहे हो सर, आमाशय पचेगा, अवशोषित होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। ऐसे ही फ्रेंड्स डे बनाते रहें आप, और जितना हो सके फ्रेंड्स ऑफलाइन होने चाहिए भाई, ऑनलाइन तो बेकार है, मतलब ऑनलाइन दोस्त बनाना, ऑफलाइन जितने दोस्त होंगे उतने ही आप खुश रहेंगे। ये ही मेरा मैसेज है फ्रेंडशिप डे के अवसर पर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।